ग्रेडियंट डिसेंट के एल्गोरिथम की मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में ना, ठीक है। तो उस हवाले से हमने ये बात की थी कि अभी तक जो भी आपने एल्गोरिथम ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया है उसका नाम है बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज़ किया, लेकिन उसके अंदर आपने पूरे बैच, अच्छा वहाँ बैच से मुराद थोड़ी सी कंफ्यूज कर देने वाली टर्म है बैच वाली, कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अच्छा, यहाँ से बैच से मुराद ये था कि हमारी डिज़ाइन मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या है, जिसका साइज़ क्या है n बाय m। क्या मतलब, आपकी सारी की सारी जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल है उनका आप इस मैट्रिक्स के अंदर जो है स्टैक बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये डिज़ाइन मैट्रिक्स बनाई और उसके बाद आपने इसको यूज़ किया कैसे करके, अब फॉरवर्ड प्रोसेस के अंदर, यानी कि फॉरवर्ड पास करना है आपने z किसी भी लेयर का, फॉर एग्जांपल z1 आपने कंप्यूट किया तो वो कैसे कंप्यूट हुआ, w1 इंटू x, इंपॉर्टेंट बात थी, और प्लस p1। इसी तरह से आपने इस तरह से एक्टिवेशन आपने कंप्यूट की, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a1, तो वो कैसे कंप्यूट की, इस z पे कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दें जो भी आपकी लेयर के अंदर है, और देन आपने l कंप्यूट कर लिया, एंड सो ऑन। जितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं यही दो स्टेटमेंट आपने लिखनी है फॉरवर्ड पास के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसे जनरल कर दूं तो ये प्रोसेस ऐसे कुछ हो जाएगा, एल से मुराद कोई भी लेयर, ठीक है। लेकिन स्टार्ट पे आपने जो इनपुट दी है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पूरे का पूरा यहाँ से बैच से मुराद है सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल, ठीक है, सारी। अगर मैं कहता हूँ मेरी नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल जिसकी लास्ट टाइम बात करते हैं 5 मिलियन हैं, 50 लाख हैं, दिस इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। तो अगर आपने वो सेंड की हैं तो अब आपने फॉरवर्ड पास करना है। देखें ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा क्या है, मशीन लर्निंग पहले दिन से कह रहे हैं, अप्लाइंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज अ हाईली आइट्रेटिव प्रोसेस। क्या मतलब, आपने हमेशा इस लूप से गुजरेंगे, आपके पास आपने कोई आइडिया सोचा, उसे आपने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद आपने उससे एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद आपके पास कुछ रिजल्ट आए जिनकी बुनियाद पे आपने कोई एवोल्यूशन की, हाई बाइस है, मतलब ओवर फिटिंग है, अंडर फिटिंग है, लॉस कर्व जो है वो ठीक नहीं आ रही, एंड सो ऑन। उसके मुताबिक आपने फॉर एग्जांपल लैम्डा की वैल्यू को चेंज किया, आपने अल्फा की वैल्यू को चेंज किया, या नंबर ऑफ लेयर का बढ़ाना कम करना, हर लेयर के ऊपर नंबर ऑफ न्यूरॉन का कम करना ज़्यादा करना। अगेन ये किस पे डिपेंड करेगा, इस एक्सपेरिमेंट लूप से आप गुजरेंगे तो उसके बाद फिर आप डिसीजन मेकिंग करेंगे ना। यानी कि एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने, जब एवेल्यूशन कर रहे होंगे इसी लूप के अंदर, एवेल्यूएट कर रहे होंगे रिजल्ट को आपने वैलिडेशन डेटा पे, तो फिर आप इस तरह की डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे कि हम सही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये बात समझ आ रही है। अब देखें, अगर मेरी ये फॉरवर्ड पास देखें जिसके अंदर ये जो मेरी एक्स है, जिसको मैं एक्स कह लूँ या जिसे मैं a0 कह दूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a के कॉन्टेक्स्ट में लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, l-1, ठीक है। मेरे पास में जनरल मैंने बना दिया, एक्स मुराद क्या है 0, प्रीवियस लेयर, ये कह लें एक ही बात है, ठीक है। ये मैंने मल्टीपल हर जितनी भी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, आपका 10 लेयर का नेटवर्क है तो फॉरवर्ड पास ऐसे ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये फॉरवर्ड पास हुआ, उसके बाद आपने कॉस्ट कंप्यूट की, ठीक है। जिस तरह की प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जांपल अगर हमारी रिग्रेशन प्रॉब्लम थी, हमने मीन स्क्वायर एरर फंक्शन को यूज़ किया, ठीक है। अगर हमारी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की, बाइनरी क्लासिफिकेशन की, तो हमने क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। तो उसको यूज़ करके जो हमारी प्रेडिक्शन हो रही हैं और जो हमारी एक्चुअल लेबल है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको वेक्टराइज फॉर्म के अंदर लिख दें, या चाहें ऐसे जैसे मैंने लिखा है, समेशन i इक्वल टू 1 to m। और अगर रेगुलराइजेशन अप्लाई करनी है तो वो भी आप इसके साथ ही रेगुलराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हर लेयर के लिए जो नाम है उसे
फ्रोबिनियस नाम का नाम हमने दिया। इसके बाद यानी कि ये फॉरवर्ड पास कास्ट का कंप्यूट करना, और उसके बाद बैकवर्ड पास। तो बैकवर्ड पास के अंदर क्या था, हम डी जी कंप्यूट करते थे, डी जी या एल किसी भी लेयर का, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ए एल माइनस, ये सारी हमने कैलकुलेशंस की हुई थी। और इसके बाद डी डब्ल्यू कैसे कंप्यूट करते थे, 1/m डी जी ऑफ एल। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। प्लीज इसी वाली लूप के अंदर ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस, बैक, ये कॉस्ट का कंप्यूट करना, फिर बैकवर्ड प्रोसेस का होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही है ग्रेडियंट डिसीजन एल्गोरिथम के अंदर ओवरऑल ना प्रोसेस यही हो रहा है कि आपने फॉरवर्ड पास किया, कॉस्ट कंप्यूट की, बैकवर्ड पास के अंदर आपने ग्रेडियंट्स कंप्यूट किए, स्पेशली डब्ल्यूज, डी डब्ल्यूज, और उसके बाद देखें जरा, उसके बाद फिर आपने क्या किया, वेट्स को अपडेट किया। अब देखें, अगर ये मैं अगर कहूँ मैं ये मेरी पहली लेयर थी, क्या मतलब ये मेरा A0 है, ठीक है, यानी कि इनपुट मेरी क्या है, X है। ये बहुत बड़ी मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ एग्जाम्पल क्या है, 5 मिलियन है, ठीक है, 5 मिलियन, 50 लाख। तो क्या ख्याल है, आप यहाँ तक जल्दी पहुँच पाएंगे या कुछ टाइम लगेगा, या यहाँ तक, यानी कि ये सारा जो प्रोसेस है जल्दी हो जाएगा या टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो है ना, ये जो डाटा सेट है, ये जो मैट्रिक्स है आपकी जो सिस्टम के ऊपर जो मेमोरी है उसके अंदर फिट भी ना हो, मेमोरी इशू आ सकता है। आपको प्रोसेसिंग कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये मेरी बात समझ आ रही है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस, बड़ी तवज्जो से बात करें, लर्निंग प्रोसेस स्लो है। अब लर्निंग से क्या मुराद है, इस बात को बड़ी तवज्जो से, लर्निंग से मुराद ये है, ये सारी नंबर ऑफ स्टेटमेंट चले और ये वेट्स अपडेट हों, यानी कि वेट्स अपडेट होना लर्निंग है बेसिकली। तो लर्निंग के अंदर क्या क्या कुछ इंक्लूड हो रहा है कि बैकवर्ड पास का, कास्ट का कंप्यूट होना, फॉरवर्ड पास का। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा अगर डाटा सेट का साइज बहुत बड़ा है, जो कि होता है डीप लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास कंप्यूटर रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। जबकि अब दूसरी तरफ देखें ज़रा, अब मैंने आपको ये तस्वीर भी साथ दिखा दी, क्या आपको बार बार इस लूप से गुजरना है इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट मॉडल, बेस्ट पैरामीटर। तो अगर आपको रिजल्ट ही बड़ी लेट आ रहे हैं, इसका मतलब है आप डिसीजन मेकिंग बड़ी लेट कर रहे हैं, तो इस लूप से भी आप बड़ा स्लोली गुजरेंगे। तो ओवरऑल ही जो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के हवाले से बेस्ट एल्गोरिथम फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा। सॉरी हाँ जी, ये वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन ये कैसी है, ये कैसी वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल ह्यूज हैं। अभी तक जो हमने पहले बात की थी उसके अंदर हमने कैड क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो मेरे ख्याल 200 इमेजेस रखे थे या 2000 तक रखे थे, ठीक है, कम इमेजेस रखे थे। तो अब मैं मिलियन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी कि ये हमारा जो प्रोसेस है लर्निंग का, वेट अपडेट करने का जो प्रोसेस है, फॉरवर्ड पास, कॉस्ट कंप्यूट करना, बैकवर्ड पास, और उसके बाद वेट अपडेट करना, बेसिकली लर्निंग प्रोसेस वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। स्लो होगा तो हम इस जगह पे ना एवेल्यूएशन की जगह पे बड़ी लेट पहुंचेंगे कि अच्छा जी अब हम नेक्स्ट क्या करें। तो सोल्यूशन फिर क्या है, सोल्यूशन क्या है, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। क्या करें, आप अपने डाटा सेट को, जो आपका डाटा सेट है, ठीक है, एक्स डाटा सेट है, इसके डिफरेंट इसकी पार्टीशन कर दें, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे ये मेरा डाटा सेट है, इसकी मैं कहता हूँ इसकी 5000 की जो है ना वो डिफरेंट पार्टीशंस कर दें, डिफरेंट बैचेस बना दें, ठीक है। तो जैसे हमने कहा था ये हमारा एक बैच है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ एक्स,
x1 जो यहाँ से लेके x 5000 तक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या 1000 तक कर लें, चले, वो जो भी आप सोचें, ठीक है। वैसे तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ बैचेस का साइज क्या होता है वो लेटर ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट जो 1000 हैं बैचेस, वो आप कहते हैं ये मेरा नेक्स्ट बैच है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से टोटल आपके 5000 जो हैं वो बैचेस बन जाए, ठीक है। ये बात समझ आ रही? तो अब आप इनको यूज करके ट्रेनिंग, तो अब ये लूप कैसे चेंज होगी जी, ये लूप कैसे चेंज होगी, इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होगी कि अब आपकी ये सारा बिल्कुल ऐसा जैसे, लेकिन जस्ट जो इनपुट है, मैं जब एक्सप्लिसिटली पहली लेयर की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी लेयर इसके मुताबिक चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब देखें, अब इनपुट क्या आनी है, एक्स, ये मैट्रिक्स, बड़ी तो वजह से ये भी स्टिल, दिस इज स्टिल अ मैट्रिक्स दैट हैज साइज, इसका साइज कितना है, n बाय 1000, ठीक है। अगेन वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन ही है हमारी, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। हमने पढ़ लिया है कि वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एफिशिएंट हमें रिजल्ट देती है एज कम्पेयर टू नॉन वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल ठीक है, वो हम अचीव कर रहे हैं स्टिल, ठीक है। वो मिनी बैच के साथ भी हमारी ऐसे ही है। और एक चीज, अच्छा जी, अब बैच आ गए यानी कि यहाँ पे आपने बेसिकली बता देना है कि ये मेरा बैच नंबर है 1, कोई भी नाम रहे, मैं टी कर देता हूँ इसको, ये सारा प्रोसेस ऐसे ही सिंपल। आपने क्या लिखना है, एक लूप लगा दें, टी इज इक्वल टू 1 to ठीक है। अब क्या होगा, आप देखें यहां पे जल्दी पहुंच जाएंगे, इसके बाद वैलिडेशन करना आसान है, यानी कि वेट आ गए ना आप, अब आपने मॉडल लर्न कर लिया, अब उस मॉडल को यूज करके आप किसी भी वैलिडेशन डेटासेट पे देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, देख सकते हैं ओवर फिटिंग हो रही है कि नहीं, आप देख सकते हैं लॉस कर्व कैसी जा रही है ट्रेनिंग की और आपकी वैलिडेशन डेटासेट की, आप वैल्यूएट कर सकते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इस अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो इस लूप से भी आप जल्दी जल्दी गुजरेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, ये बात हमने लास्ट में की थी, अब ये हमारा एल्गोरिथम ऐसे इस तरह से करके हो गया, लेकिन अब बड़ी ही तवज्जो से, अब मैं इसको अगर आपको पिक्टोरिकली कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँ, पिक्टोरिकली क्या दिखाना चाहूँ, अब हम इसे कंपेयर करते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के साथ पहले, कि क्या ये जो वेट्स हैं, अगर मैं वेट्स मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, यानी कि ये एल्गोरिथम हमारा किसके लिए है, ये एल्गोरिथम है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, ठीक है। और अब हम इसे कंपेयर करते हैं किसके साथ, बैच ग्रेडियंट डिसेंट। बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम से मुराद क्या, कि आपकी सारी की सारी 50 लाख एग्जाम्पल के साथ इसे अगर आप कंपेयर करें तो आप जस्ट ये देखें कि ये जो डब्ल्यूज हैं एक जैसे आते हैं कि नहीं। इसे मैं साबित तो नहीं करता, लेकिन लिटरेचर के अंदर लोगों ने इस बात को साबित किया है, लेकिन पिक्टोरिकली थोड़ा सा मैं ना इनका आपस में रिलेशनशिप अगर दिखाना आपको चाहूँ तो वो कुछ इस तरह का होगा। अच्छा जी, यहाँ पे जिस तरह से आपने एक्स को डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड किया, इस तरह से बिल्कुल आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अलग हमारा सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है तो हमारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स हैं, उनको भी आपने ऐसे ही इनकी भी पार्टीशन करनी, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा हम आ जाते हैं ज़रा इनका कंपैरिजन करके। देखें जी, मैं अगर पहले मैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम की बात करता हूँ, उसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप एक्स मैट्रिक्स, अच्छा अगर मैं उसे कंपेयर करूँ ना, ये मेरे डिफरेंट बैचेस जो मैंने अभी बनाए थे, ये मेरा बैच 1 है, ये मेरा बैच 2 है, ठीक है, जस्ट कंपैरिजन के लिए रखा, अदरवाइज मेरी एक्स मैट्रिक्स ही है, ठीक है।
इसी तरह से एंड सो ऑन अप टू बैच पी फॉर एग्जाम्पल। ये सारे बैच एज अ इनपुट मैं देता हूँ। इन सारे बैचेस को बेसिकली अगर मैं सम अप करूँ तो बेसिकली वो मेरी क्या बन जाएगी, एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये जस्ट अभी जो बनाई थी हमने। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मतलब हम अगर मैं इसको अलग-अलग करके शो करना चाहूँ तो मिनी बैच के अंदर हमने क्या किया है कि अपनी एक्स मैट्रिक्स को डिफरेंट बैचेस के अंदर बेसिकली डिवाइड कर दिया। बस दिस इज अ मिनी बैच रेडियन। अब मैं यही सभी जो मेरी एक्स हैं डिफरेंट बैचेस हैं उन्हें जोड़ूंगा तो एक्स बन जाएगी। ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया एक्स है, ये मैं दूंगा इनपुट। देखें अब मैं क्या इनपुट देने लगा हूँ, एक मेरा इनपुट एक्स है, इसे मैं किस तरह से शो कर रहा हूँ एक्स, और दूसरा मेरा लर्निंग रेट है, मैं अपने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को दे रहा हूँ। और इसके अलावा और जितने भी हाइपर पैरामीटर्स हैं वो सारी इनपुट। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम की स्टार्टिंग जो डब्ल्यूज की वैल्यू है ना वो है 0। ठीक है, वो है 0 वेट्स एट 0 वेट मीन इनिशियलाइज आपने किया जेब इनिशियलाइजेशन से फॉर एग्जांपल, तो वेट्स की वैल्यू ये है। हर लेयर के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू, उसको मैं इकट्ठा ऐसे शो कर रहा हूँ। डीप लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर स्टार्टिंग वेट्स की वैल्यू क्या है, वो W0 मैंने कहा। आफ्टर ट्रेनिंग ऐसे कर देता हूँ, आफ्टर डिसेंट स्टेप, यानी कि ये लूप जो कि पहले लिखी थी हमने जिसके अंदर यहाँ x हमारा पूरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल सारी की सारी, ये मैं इनपुट दूं तो ये मुझे आउटपुट क्या देता है, W1। ठीक है, बात समझ आ रही। तो इस दौरान हुआ बेसिकली क्या है, ये एक इपॉक कंप्लीट हुआ। इपॉक लफ्ज़ समझ आ रहा है, इपॉक से क्या मुराद है, सारी की सारी जो एक्स मैट्रिक्स है ना आपके न्यूरल नेटवर्क ने उसे देख लिया है। यानी कि देखने से मुराद उसने फॉरवर्ड पास किया, उसके बुनियाद पे कॉस्ट कंप्यूट हुई, उसकी बुनियाद पे ग्रेडियंट्स कंप्यूट हुए, उसकी बुनियाद पे वेट्स अपडेट हुए, और वेट्स अपडेट होने के बाद ये आ गए जिसे मैं कह रहा हूँ W1। सारी की सारी लेयर के नए नए वेट्स आ गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये एक इपॉक मैंने आपको दिखाया किसके साथ जी, बैच ग्रेडियंट डिसेंट के साथ। अब अगर हम मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट के साथ देखना चाहें तो वो ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, बड़ी तवज्जो से देखें जी। अगेन ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को मुझे पैचेस इनपुट देने हैं। ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ टेक वाला लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। अच्छा जी, टेक डिसेंट स्टेप यानी ग्रेडियंट डिसेंट स्टेप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पूरा फॉरवर्ड पास, कास्ट का कंप्यूट करना, ग्रेडियंट कंप्यूट करना और वेट अपडेट। इस बॉक्स के अंदर अगर मैंने ये लिखा टेक डिसेंट स्टेप, इसका मतलब सारे प्रोसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट कंप्यूट, ठीक है, वेट अपडेट तक कंप्लीट एक हाँ साइकिल कह लें या हाँ जी साइकिल के साथ ले कि फॉरवर्ड पास हुआ, कास्ट कंप्यूट हुई, बैकवर्ड पास हुआ, वेट अपडेट हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, चारों की चारों चीज़। अच्छा जी, यहाँ पे अब जरा इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। यहाँ इनिशियल वेट्स क्या है, W0 है। ठीक है, अच्छा जी, इपॉक अभी जीरो इपॉक, ये भी एक इपॉक शो की आप। ठीक है, ये जस्ट एक इपॉक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा तो एक इपॉक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, और एट द सेम टाइम मैं इसके साथ ना एक और इंडेक्स भी शो कर देता हूँ कि यहाँ पे अभी जो ये जो W0 वेट्स है ना, यहाँ पे अभी बैच 0 के साथ है, अभी कोई इनिशियल वेट्स है। ठीक है, इनिशियल वेट्स को मैंने ये कह दिया, दिस इज इक्वल टू यानी कि W0 ऑफ 0, इसका मतलब समझ आ रही, ये W की वैल्यू 0 इपॉक पे, और अभी आपने कोई बैच सेंड नहीं किया, ये क्या है, ये वैल्यू, दिस इज इक्वल टू W0।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़हन में रखिए। ये वैल्यू अभी ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि इसका मतलब यहाँ बताने का ये वैल्यू और ये वैल्यू अभी स्टार्टिंग वैल्यूज, स्टार्टिंग वैल्यू ये समझ, क्योंकि हमेशा रैंडम वैल्यू होती हैं, स्टार्ट एक जैसे तो नहीं होती, लेकिन यहाँ ये बात बताने का मतलब स्टार्टिंग वैल्यूज। सॉरी, हाँ हाँ, हर लेयर के ऊपर ये कोई डिमेंशन नहीं है, ये तो जनरल सी बात कर रहा हूँ ना। जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हर लेयर का अपनी डायमेंशन के वेट्स होते हैं, डिपेंड्स के। अगर मैं कह रहा हूँ हर किसी भी लेयर को इनपुट जो है तीन फीचर आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी लेयर को, और उसके ऊपर भी जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन, यानी कि किसी भी लेयर को जो इनपुट्स आ रही हैं 3 न्यूरॉन से आ रही हैं, और उस लेयर पे भी 3 ही न्यूरॉन्स हैं। तो अब इनके दरमियान जो इस लेयर पे जो डिज़ाइन, इस लेयर पे जो वेट मैट्रिक्स होगी उसका साइज क्या होगा, 3/3 n0 याद है, NL, NL-1, ठीक है, ये बातें तो हमने की हैं। तो ये उसके ऐसा करके नहीं, मैं ऐसे ये जर्नल शो कर रहा हूँ, ओवरऑल वेट्स क्या होंगे, ओवरऑल वेट्स को कोई नाम दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, यानी कि ये सारे वेट्स की बात कर रहा हूँ, इकट्ठा मैं वेट्स की बात, इसकी कोई डिमेंशन नहीं, ऐसे ही नाम दे दिया। जस्ट सब एक आइडिया है जिसको मैं जस्ट एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ, जस्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात यहाँ लिखी है। इमरान साहब आप हमारे साथ हैं, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, इसके बाद देखिए ज़रा, यहाँ मैं इनपुट क्या देता हूँ, दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ मैं पहला बैच जो है वो इनपुट दे रहा हूँ, साथ बाकी हाइपर पैरामीटर जो है वो मैं इनपुट दे रहा हूँ। अब इसके साथ यानी कि ये हमारी, ये देखें ज़रा, अब ये एक पूरा स्टेप हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, डब्ल्यूज की नई वैल्यूज आ गई। ये डब्ल्यू मैंने एक लेयर का लिखा है, सारी लेयर के हैं, ये जस्ट हमने समझाने के लिए जस्ट एलैबोरेट, ये जस्ट एक लेयर का लिखा है, कोई एक लेयर, वेट तो हमें सारी लेयर्स के अपडेट करने होते हैं ना, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ इसकी जो आउटपुट है, दिस इज इंटरेस्टिंग ना, अब इसकी आउटपुट क्या होगी, दिस इज आउटपुट इज 0, देखें आउटपुट 0, और ये हाँ जी इपॉक 0, और ये जो बैच है ये कौन से वाला है, ये पहला बैच, ठीक है। अब दोबारा से, यानी कि ये लूप एक दफा चली है, अब दूसरी दफा क्या होगा, अब नए वेट्स हैं हमारे, यानी कि ये वेट्स अब अपडेट हो गया सारे के सारे लेयर के ना। अब दूसरे बैच के लिए क्या हुआ, फिर आपने क्या किया कि अब जी इनपुट क्या दें, दूसरा बैच नंबर 2, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टाइम। तो अब क्या होगा, एक डिसेंट स्टेप। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी जी, W स्टिल 0, ठीक है, और हाँ जी इपॉक 0 है, और किस बैच के वेट्स आ गए हैं हमारे पास, सेकंड के, एंड सो ऑन। देखिएगा इंटरेस्टिंग बात, जब ये सारे के सारे 5000 जो हमारे बैचेस हैं, उसके बाद क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखें जरा, अब जो आउटपुट आएगी, टेक डिसेंट स्टेप, इस वाले बैच को, ठीक है जी, 5000वां बैच, यहाँ अल्फा की वैल्यू देंगे। अब ये जो आउटपुट आएगी वो आएगी, देखें ज़रा, W 0, देखें ज़रा, इपॉक 0, अभी इपॉक 0, देखिए इधर कामा, ये वैसे कंप्लीट हो गया है जी, और इसके अलावा कामा जी बैच नंबर 5000, इस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद देखिए जरा, अब यहां पे इपॉक कहां से शुरू, ये इपॉक यहां से लेके यहां तक, ये एक इपॉक है कि एक दफा हमारे इस नेटवर्क ने, हमारे नेटवर्क जो भी हमने डिजाइन किया था उसकी सारी की सारी लेयर, उसने सारी एग्जांपल को देख लिया, ठीक है, ये बात समझ आ रही। अच्छा जी, अब मैं बड़ी तवज्जो से बात, जिस बात के लिए मैंने ये सारी तस्वीर बनाई वो मैं अब करने लगा।
वो बात ये है, रिसर्चर ये कहते हैं कि आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट बात पॉइंट जो मैं अभी कहने लगा, आफ्टर मल्टीपल इपॉक्स, ठीक है, आफ्टर मल्टीपल इपॉक्स, ये जो आपका W1 है ना, ये बराबर हो जाएगा किसके? अच्छा, मैं एक बात और कहूं, मल्टीपल इपॉक से बाद इस बात को मैं किसी और अंदाज से लिखना, हर लेयर के जो वेट्स है ना, वेट से पहले बल्कि हम क्या कंप्यूट करते हैं? DW कंप्यूट करते हैं। आफ्टर मल्टीपल इपॉक्स DWL जो आपने कंप्यूट की है किससे? बैच ग्रेडियंट डिसेंट से, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी किससे? जो आपने DW कंप्यूट किए हैं किससे? मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट से। आफ्टर मल्टीपल इपॉक्स जो वेट इसने लर्न कर लिए तकरीबन वैसे ही वेट्स ये जो आपका मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है ना वो लर्न करेगा। क्या मतलब? इसका मतलब है DWL नियरली इक्वल टू DWL दैट इज कंप्यूटेड यूजिंग मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ये तो इंपॉर्टेंट बात है ना, ये तो हमें चाहिए ना। कन्वर्ज करें, कन्वर्ज करने के बाद तकरीबन वो ऑप्टिमल जो हमें कॉस्ट चाहिए उस पर पहुंच जाए, यानी कि मिनिमम कॉस्ट पे पहुंच जाए जहां पे हमारे ऑप्टिमल पैरामीटर पड़े। इसको मैं प्रूफ तो नहीं कर रहा, लेकिन लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि लोगों ने ये बात साबित की है। जी जी, लेकिन अगर हमारे पास डेटा रहता है, हमारा मॉडल साइज बड़ा है, तो जब हम उसको बैच में कन्वर्ट कर रहे हैं और डेटा कम हो गया, नहीं डिवाइड करते हैं सर, नहीं, ये इपॉक है, एक हुई है, इसके बराबर ही हुई है। यानी कि क्या, अगर मैं एक और चीज दिखाऊं, ये एक इपॉक हुई, इसका मतलब है ये बराबर हो गया, यानी कि DW1 इज नियरली, ये अभी कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि एक इपॉक के बाद नहीं, साबित ये उन्होंने किया आफ्टर मल्टीपल इपॉक्स W1 इज इक्वल टू W500, यानी कि जिसका मतलब यह है कि हर लेयर के जो वेट्स हैं ना, जो ग्रेडियंट्स हैं या उनके जो वेट्स हैं, जो वेट्स आप कंप्यूट कर रहे हैं वो तकरीबन एक जैसे आए। इसका मतलब है मिनिमम पॉइंट पे जो आप पहुंचते हैं बाय यूजिंग, अगर मैं कंटूर माप शो करूं और दो वेट्स को शो करूं मैं आपको W1 W2 को, तो जो कन्वर्जेंस के लिए मतलब अगर हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं तो ये स्मूथली यहाँ इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है आफ्टर मल्टीपल इपॉक्स। तो रिसर्चर ये कहते हैं अगर बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो वो भी पहुंच जाता है इसी पॉइंट के करीब करीब, लेकिन ऐसे करके नहीं, वो इस तरह से करके, वो इस तरह से करके कैसे, यानी कि जिग जैग रूट को फॉलो करते, यानी कि उसके लिए जो कन्वर्जेंस का टाइम है ज़्यादा लगता है, लेकिन वो पहुंच जाता है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, वो कैसे लगता है मैं भी आपको बताता हूँ। यानी कि इस सारी डिस्कशन के अंदर मैंने एक ही बात की है, वो बात मैंने क्या की है, आफ्टर मल्टीपल इपॉक्स, ऐसे समझ 100 इपॉक्स के बाद जो आपके पैरामीटर की वैल्यू बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ने लर्न की हैं वही उसी तरह की, उसी के करीब करीब जो पैरामीटर की वैल्यू हो आपके मिनी बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम ने, डिसेंट एल्गोरिथम ने भी लर्न किया। बस ये बात हाईलाइट मैंने की है यहाँ। ठीक है, मैं साबित नहीं किया, लेकिन जस्ट आपको इंट्यूटिवली मैंने दिखा दी। डिफरेंस ये है अगर आपके पास मेमोरी साइज ज्यादा यूज करें, हाँ, अगर नंबर ऑफ एग्जांपल कम है ठीक है और आपके मेमोरी रिसोर्सेज हैं, इट्स फाइन, आप इसे यूज करें अवेल रिसोर्सेज की बुनियाद पे। ठीक है ना, बैच साइज डिफरेंट है, मतलब चॉइस क्या हो सकती है, जनरली लोग क्या करते हैं चॉइस, अभी तो मैंने यहाँ 1000 के साथ किया ना, ऐसा नहीं होता, टूज की पावर के अंदर होता है। ठीक है, डूज की पावर के अंदर फॉर एग्जांपल 4, टूज की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9 एंड सो ऑन,
8 एंड 9। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 32 इमेज का एक पैच बनाएं और सेंड करें। देखिए ये ना वेरिएबल चीज़ें हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन। आपका फॉर एग्जांपल मैं सुबह की क्लास के अंदर भी बात कर रहा था, आपके इमेज का साइज है फॉर इंस्टेंस 2000 बाय 1000, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास इमेज का साइज है, इमेज का साइज की मैं बात कर रहा हूँ, इमेज का साइज है 64 बाय 64। अब यकीनन जो पहला केस मैंने बताया जहां पे आपके इमेज का साइज है 2000 बाय 1000, वहां छोटा बैच रखना ज्यादा मुनासिब है एज कंपेयर टू जहां इमेज का साइज आपका छोटा है 64 बाय 64, वहां जो बैच का साइज है बड़ा रख लें। ठीक है ना। इसके अलावा बड़े फैक्टर हैं, हार्डवेयर की सपोर्ट, जैसे मैं सुबह आपको बता रहा था कि मेमोरी, अगर मेरे पास जो जीपीयू मशीन है उस पे अंदर जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट अगर 12 जीबी की है तो उसके ऊपर जो बैचेस का साइज़ है आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके पास 4 जीबी की मेमोरी है तो यकीनन आप शायद एक एग्जांपल जो है ना, ये जो एम का साइज़ है, जो बैच का साइज़ है, वो हो सकता है आपको एक एग्जांपल सेंड करनी पड़े। यानी कि क्या मतलब, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट की बजाय आप स्टोकेस्टिक बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के अंदर मूव कर जाए, उसकी तरफ मूव कर दें। उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो हर ट्रेनिंग एग्जांपल, यानी कि यहां XT है, वो एक एक ट्रेनिंग एग्जांपल है। ठीक है, इट वेरीज, यानी कि एम बैच की अभी चले ये जो बात हो रही है इसे कंक्लूड कर ही लेते हैं। यानी कि बैच साइज, मिनी बैच ग्रेडियंट्स एल्गोरिथम के अंदर मिनी बैच साइज क्या होता है, देखें जरा। अगर मैं दो एक्सट्रीम पहले बताने लगा हूं। अगर ये ना एम हो जाए, क्या मतलब, बैच जो है उसके अंदर आपने कितनी ट्रेनिंग एग्जांपल रखनी, एम सब, तो ये एल्गोरिथम क्या हो जाएगा आपका, बैच ग्रेडियंट डिसेंट। और अगर मैं एम का साइज जो है, मतलब मेरा बैच साइज जो है वो 1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, जिसके अंदर आप एक एक ट्रेनिंग एग्जांपल सेंड कर रहे हैं। इसके नुकसान की हमने बात कर ली है कि रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, मेमोरी हमारे पास ना हो और टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अंदर क्या मसला हो सकता है, बता सकते हैं? और टेक्निकल बात करें ना यार, जिस पे बड़ा टाइम लगाया हुआ है, हम वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन से महरूम हो जाएंगे। जब मैं एक एक ट्रेनिंग एग्जांपल सेंड करूंगा तो इसका मतलब है ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट करना एक एक ट्रेनिंग एग्जांपल, समझ वेक्टराइजेशन का जो आपको फायदा हो रहा था वो तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम, वो क्या है, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। कि आपने जो साइज रखना है बैच साइज, वो 1 से लेके m के दरमियान में कोई होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए, जो मैंने आपको यहां पे बताया, वो क्या बताया है, ये रेंजेस देख लें आप। ठीक है, ये बात समझ आ रही, तो ये वाली साइज आप रख के देखें आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक कैसे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं ये तो मैंने मिनी बैच एल्गोरिथम की तारीफ में काफ़ी कुछ कहा। अब हम ज़रा देखते हैं क्या मिनी बैच एल्गोरिथम के अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा, ज़रा उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं कि इसको कैसे फिर इम्प्रूव करें। कन्वर्जेंस के पॉइंट, हाँ जी, उसके करीब रिजल्ट आते हैं इसके। यानी कि कन्वर्जेंस के लिए पहले तो ज़्यादा टाइम लगता है, मैं अभी उसको सॉल्व करने लगा, यानी जो इसके अंदर इश्यूज आते हैं मैं हाईलाइट करता हूँ, देन आप ये दोबारा सवाल कीजिएगा। ठीक है, मैं इश्यूज हाईलाइट करता हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा हम एक तस्वीर और बनाते हैं, ये मैं मिटा दूँ, इस वाले फ्लो को ज़हन में रखना है आपने, इस वाली लूप को हमने चेंज करना है। यानी कि इसी लूप के अंदर, मतलब मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम की जो इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसी के अंदर हमने कुछ चेंज करना है। तो ऐसा करने से ये एल्गोरिथम मोमेंटम, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम विद मोमेंटम हो जाएगा। इसी के अंदर मैंने कुछ चेंज करना है थोड़ा सा, इसी लूप के अंदर मामूली सा चेंज करना है, कहीं
कहीं अभी अभी पता चल जाएगा कहाँ चेंज करना है हमने। तो वो हमारा RMS प्रॉप बन जाएगा, और इसी के अंदर मैं कुछ चेंज करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारा एडम एल्गोरिथम बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली रूट को भूलना नहीं आपने, ठीक है, इसी को मैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इसे मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा, मैं एक और तस्वीर ड्रा करने लगा हूँ जिसके अंदर अब आपको मैं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के साथ क्या मसला या मसाइल हैं वो यहाँ हाईलाइट करने लगे। देखें जी, ये है बेसिकली हमारी लॉस कर्व जिसको हम बहुत पहले से देख रहे हैं। अगर मैं इसको ना मल्टीपल इपॉक के साथ, ठीक है, मल्टीपल इपॉक के साथ दिखाऊं बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के साथ, तो ये लॉस कर्व कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। शायद ये डायग्राम लास्ट टाइम ड्रा की थी कि नहीं, लेकिन दोबारा मैं इसे ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर मल्टी, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये मेरा इपॉक, एक इपॉक है, ये दूसरा इपॉक है, ये तीसरा इपॉक है, ठीक है, ये चौथा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इस एक इपॉक के अंदर, इपॉक नंबर 1 मैं जैसे कह रहा हूँ ये कर्व मैंने आपको दिखाई है किसके लिए, बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ऐसे ही होनी चाहिए, ट्रेनिंग लॉस ऐसे ही चलता है ना, यहाँ पे ये कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा इंटरेस्टिंग बात, अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ यही कर्व किसके साथ, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के साथ, जहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग मैं कहता हूँ मेरे पास जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल है वो है 3000, ठीक है। अब मैं इसके ना हज़ार के बैच बना लेता हूँ। क्या मतलब, मेरे पास x1 होगा, उसके अंदर भी नंबर ऑफ एग्जाम्पल कितनी होंगी 1000, यानी कि इस मैट्रिक्स का साइज अगर मैं मैट्रिक्स वाइज शो करूँ तो n/1000। दूसरी मैट्रिक्स, दूसरा जो मेरा बैच होगा उसके अंदर भी 1000 एग्जाम्पल होंगे। वैसे तो मैंने अभी आपको बैच का साइज बता चुका हूँ, ऐसे नहीं लिख देता है 1000 10,000 ऐसे नहीं करते, टूज़ की पावर के अंदर ना, मेमोरी हमें पता है टूज़ की पावर के अंदर ही ऑर्गेनाइज है, तो हम बैचेस भी उसी वाले से लेते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से जो मेरा तीसरा बैच है उसको भी मैंने 1000 एग्जाम्पल रखी। अच्छा जी, अब मैं इसको ड्रॉ करने लगा हूँ। पहले बैच के अंदर देखें, क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा कुछ मामला हो, क्या मामला हो, मैं वो आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, इसी तरह से इसी तरह से
ये इपॉक नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड सो ऑन। जी शाबाश, क्या महसूस किया आपने और ये क्या चीज़ें हैं, अगर आप इसको हाईलाइट करते हैं। जी, ये लॉस बता सकते हैं किस, ये जो पॉइंट है, ये जो लॉस की वैल्यू आई है किस बैच के लिए है? शाबाश, पहला बैच। 3 बैच है ना, ये पहले बैच की, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर वेट्स दिखाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ इपॉक नंबर 1 और बैच नंबर और बैच नंबर 1, ठीक है। और ये क्या है, ये वेट्स हैं उस वक्त इपॉक 1 थी और बैच नंबर 2 था, और ये क्या थी, बैच नंबर, जी, इपॉक नंबर बैच नंबर 3। और इसी तरह से मैं बाकी भी जो हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, इपॉक नंबर 1, ठीक है जी, और बैच नंबर 1। यहाँ पे क्या है, इपॉक 1 कंप्लीट है ना, ये पिछली इपॉक ही चल रही है जी, और बैच नंबर 2, और इसी तरह से ये क्या है, 1,3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, क्या महसूस किया, ये तो मैंने चले वेट्स के साथ शो करती, क्या महसूस किया इसके अंदर, जो जो लॉस आ रहा है, ये जो कॉस्ट आ रही है, कैसी आ रही है, कैसे आ रही है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मतलब मैंने मिनी बैच की कहानी सुना दी, फायदे सुना दी। अब जो बातें करेंगे ना, इसके ये करने के बाद अगर हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए, तो देन जो एडवांस एल्गोरिथम है, जैसे मोमेंटम की बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम विद मोमेंटम, आरएमएस प्रॉब, एडम, उसको हम समझ सकेंगे अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया, ठीक है जी। शाबाश, हाँ जी, क्या मसला आ रहा है इसके अंदर, बता सकते हैं? शाबाश, एक बात इन्होंने बताई है, क्या जी, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। ये देखे ना, मैं इस बैच से इस बैच के अंदर आऊँ, यहाँ पे लॉस एकदम से कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा, यहाँ से फिर कम, और यहाँ से फिर कम, फिर कम, फिर ज़्यादा, कम, ज़्यादा, ज़्यादा, एंड सो ऑन। तो ये बता सकते हैं क्या रीज़न हो सकती है बैचेस की वजह से? जो डेटा है वो बाइट मतलब जो क्लासेस बाइट टोटल का एक पेज में जो क्लासेस का प्रॉपर डेटा है बाइट और अल्फा। जी 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 जी, क्या हो सकता है मसला? देखें, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अगर मैं इसको ना एक एग्जांपल के साथ बता, अभी आप समझ रहे हैं, बैच से मुराद है सिर्फ जस्ट एक ट्रेनिंग एग्जांपल, हम कैट क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो मैं पहली एग्जांपल सेंड करूंगा, हो सकता है वो बड़ा अच्छा इमेज हो, अच्छी क्वालिटी का, और दूसरा इमेज मैं सेंड करूं, हो सकता है वो नॉइजी हो। तो पहले केस के अंदर लॉस शायद बहुत कम आया, लेकिन दूसरी एग्जांपल केस के अंदर लॉस ज़्यादा आया। तो बिकॉज ऑफ दैट इस तरह की फ्लक्चुएशन आपको नज़र आ रही है। देखिए, ये जो एवरेज हुई पड़ी है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये एवरेज हुई है पूरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल की, इस वजह से फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। जबकि ये जो एवरेज हुई है ना, वो जस्ट एक बैच ही हुई है। यहाँ पे दूसरे, यहाँ सारी जो आपको एवरेज नज़र आ रही है वो 3000 एग्जाम्पल पे एवरेज करके दी है, इस वजह से जो ट्रेंड है ना वो स्मूथ सा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज हुई है डिवाइडेड बाय 1000, तो इस वजह से कैसा ट्रेंड आ रहा है, इतना स्मूथ नहीं है कि ये बैच जो था अच्छे वाला था, लेकिन दूसरे बैच के अंदर था नॉइसी डाटा था। या और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मिस जो आपने लेबल लगाए हैं वो ठीक नहीं लगाए थे, तो बिकॉज ऑफ दैट में भी एरर आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से बैचेस के अंदर, मतलब जब आप मिनी बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ जो लॉस कर्व है ज़्यादा, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आती है, ये ज़्यादा जिग जैग बिहेवियर इसके अंदर नज़र आता है। इसका क्या नुकसान होता है, शाबाश जी बता सकते हैं आप? जिग जैग बिहेवियर, मैं इसको ना चले 2 वेट्स के साथ भी शो करता हूँ, यानी कि इसी डायग्राम को मैं कंटूर मैप के साथ शो कर दूँ। ये मेरा W1 है, ये W2 है, ठीक है। मैं अभी
ठीक है, W1 W2, यानी कि इसके अंदर बहुत वेरिएशन आ रही है, तो इनके अंदर वेरिएशन कैसे आएगी? दोबारा से इस बात को देखें ना, हम क्या कंप्यूट करते हैं। फिर पहले फॉरवर्ड पास देखें जरा, फॉरवर्ड पास, बड़ी तवज्जो से प्लीज बात को देखिएगा। फॉरवर्ड पास, उसके बाद हम क्या कंप्यूट करते हैं? कॉस्ट। उसके बाद हम क्या कंप्यूट करते हैं? बैकवर्ड पास। और बैकवर्ड पास के अंदर बड़ी तवज्जो से देखिए, ये कास्ट की वैल्यू ज्यादा मेरे पास आई है, ठीक है, यानी कि हम DZ कंप्यूट कर रहे होते हैं, DZL, किसी लेयर का भी, हर लेयर का कंप्यूट करना है हमने, ठीक है। तो ये कैसे कंप्यूट होता है? AL माइनस Y, जो प्रेडिक्शन हुई है आखिरी लेयर की, उसको लेबल के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, यानी कि ग्राउंड ट्रूथ का और प्रेडिक्शन का फर्क बहुत ज्यादा है, तो ये नंबर क्या आएगा? ये नंबर ज्यादा आएगा। अच्छा, जब ये नंबर ज्यादा होगा, अब अगली बात देखिएगा, बड़ी तवज्जो से प्लीज बात को। हमें पता है DWL, किसी भी लेयर के जो वेट्स हैं वो हम कैसे यूज करते हैं? हम इस तरह की फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, अगर आपको याद हो, इंटू AL माइनस 1। इसके अंदर क्या है? अगर ये वैल्यू ज्यादा आई है तो ये भी क्या आएगा? ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा नंबर, ज्यादा वेरिएशन इसके अंदर आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? DWL भी बहुत बड़ा आएगा। अगर ये चेंज होगा तो इसका मतलब देखिएगा, इसका क्या मतलब है? जो WB, बड़ी तवज्जो से इस बात को, माइनस अल्फा DWL है, इस वजह से इसके अंदर भी जो वेरिएशन है, इसके अंदर भी जो फ्लक्चुएशन है, वो भी क्या आएगी? बहुत ज्यादा आएगी। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, यानी अगर मैं कहूं, मैं पहले एक आसान करता हूं काम, अगर मैं एक वेट को लॉस के साथ कंपेयर करता हूं, और फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की नहीं थी बल्कि रिग्रेशन की थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कॉस्ट फंक्शन जो यूज किया है वो मीन स्क्वायर एरर फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया है, तो उसका जो कर्व है वो तकरीबन ऐसे करके बनेगी, ऐसे ही है ना, रिलेशनशिप बिटवीन वेट्स एंड W, ऐसा कुछ देखा? याद आ रही बात? कुछ लीनियर रिग्रेशन के अंदर आपने ऐसा कुछ पढ़ा हो? अगर आप इस वाले प्लॉट को ड्रा करो तो ये ऐसा बनता है। लेकिन आप जरा बड़ी तवज्जो से देखिए, अगर मैं कहता हूं W के अंदर वेरिएशन, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएशन, ये हमने साबित किया है कि देखिए एक चीज चेंज होती है तो उसका इंपैक्ट कहां तक आता है। अगर उसके अंदर बड़ी चेंज आती है, आप जरा देखिएगा, फर्स्ट किया अभी आप W ये है, अब W ने तो बहुत चेंज होना है ना, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा आता है, बहुत छोटा आता है, ये बहुत बड़ा आता है, छोटा आता है, ये इसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएशन, बिकॉज ऑफ दिस जिग-जैग बिहेवियर, इस वजह से हमारा जो W है ये भी बहुत चेंज आएगा। अब देखें जरा, आप फर्स्ट की आप यहाँ पे हैं, DW की वैल्यू बहुत बड़ी आई, तो आप कहाँ जाएंगे? आप एकदम से यहाँ आएंगे। यहाँ पे अगेन DW बहुत बड़ा आया, आप कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। इसी को माइनस कर रहे हैं ना, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि यहाँ ही हम डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे होते हैं। मैं इस तस्वीर से आपको दिखा, अब देखें हो क्या रहा है कि बजाय कि आप कन्वर्ज करें, आप डाइवर्ज करते जा रहे हैं। एक बड़ी अहम बात करें, जितनी बातें मैंने की हूं, इन सारी बातों से इस फ्लक्चुएशन के आइडिया के अंदर मैं एक और बात ऐड करने को, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने। देखें जी, हमने ये पढ़ा, बड़ी तवज्जो से प्लीज, ये मैं क्रिटिकल एक पॉइंट हाईलाइट करने लगा हूं, देन इसको जरा समझ। अगर मैं अल्फा की वैल्यू बढ़ा दूं, जनरली क्या होता है, अल्फा वैल्यू क्यों ज्यादा करते हैं? ताकि हम जल्दी कन्वर्ज कर जाएं, जल्दी हम ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंच पाएं। अब अगर हमारे डाटा के अंदर, अगर हमारे इस ग्रेडियंट कंप्यूटेशन के अंदर या DW जो कैलकुलेशन है उसके अंदर, DW के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, और अगर मैंने अल्फा की वैल्यू को भी बड़ा कर दिया, तो फिर क्या होगा? बजाय कि मैं फास्टली कन्वर्ज करूं, मैं क्या करूंगा? मैं तो डाइवर्ज और करूंगा। तो क्या मतलब, इस सारी बात का मतलब क्या है कि जब आपके जो लॉस कर्व है उसके अंदर इस तरह का जिग जैग बिहेवियर आए, तो आप कभी भी अल्फा की वैल्यू को बढ़ा के फास्टली कन्वर्ज नहीं कर सकते, फास्टली बॉटम पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, दिस इज अनदर इशू बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएशन। ये समझ आ रही है बात? कोई सवाल है तो करें, अब करें। ये मैंने हाईलाइट किए हैं फ्लक्चुएशन को या जिग जैग बिहेवियर को इन केस ऑफ मिनी बैच, और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मैंने अभी यहां पर हाईलाइट किए हैं।
कि हम लर्निंग रेट तेज नहीं कर सकते, यानी कि कन्वर्जेंस फास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पहले ही बड़ी, यानी कि देखें इस बिहेवियर की वजह से क्या है, बहुत टाइम लगेगा इन ऑर्डर टू रीच अ ऑप्टिमल पॉइंट, इन ऑर्डर टू रीच अ, अगर मैं आपको ये वाला कंटूर मैप शो करूं बिटवीन टू वेट्स W1 और W2, तो देखें जरा इस वाली तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। इन केस ऑफ मिनी बैच जहां फ्लक्चुएशन नहीं है, किसी भी पॉइंट पे शुरू हो जाए तो आहिस्ता 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 आप जो बॉटम पे है पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपका मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, तो चूंकि दोनों वेट्स जो हैं, दोनों वेट्स जो हैं, जैसे वेट तो काफ़ी सारे हैं, जितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, तो देन क्या होगा, देन ये काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन होगी, देन आप इस वाले पॉइंट पे, मिनिमल पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा कन्वर्ज होने में। देखिए दो लफ्ज़ मैंने बोले हैं, एक कन्वर्जेंस का, एक लर्निंग का। लर्निंग फास्ट है किसके अंदर, यानी कि जल्दी से वेट्स अपडेट हो जाते हैं किसके अंदर, मिनी बैच के अंदर। लेकिन कन्वर्जेंस जो फास्ट है किसके अंदर, या वो बैच ग्रेडियंट सेट के अंदर, वो स्मूथ सी होती जा रही है, बस वो इतना भी टाइम इसमें लगे। तो इस वाली बात को अगर हम खत्म कर लें, ये जो फ्लक्चुएशन को अगर हम हटा लें, तो हम स्मूथली या जल्दी जो है कन्वर्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या करें, अब हमें क्या, अच्छा रियल मतलब किस चीज़ को हैंडल करना है, तो वो हमारा एल्गोरिथम बेहतर हो सकता है, किस जगह पे हम कंट्रोल करें। तो जी तो देखें जी, ना तो हमने अपने डाटा को कुछ कहना है, ठीक है, ये नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहना। हमने बेसिकली ना ये जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम की ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला ये जो फ्लक्चुएशन है ना, इसे किसी तरह से कंट्रोल करना है। जब मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो वेट्स की अपडेशन है ना, ये बड़ी स्मूथ सी होगी, ठीक है, बड़ी रीजनेबल लेवल, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कैसे होगी, अब हम इसी तरफ मूव करते हैं कि इस फ्लक्चुएशन को, इस जिग जैग बिहेवियर को हम कैसे काम करें। अब मैं उस तरफ मूव करने लगा। ठीक है, तो वो आइडिया है जनाब, इंतहाई शानदार आइडिया, इसके बेतहाशा इस्तेमाल हैं। स्टैट का एक बड़ा आसान सा आइडिया है, उसका नाम है एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज। ठीक है, भी आइडिया क्या है जरा इसको देखते हैं। यानी कि इससे इसका इस्तेमाल क्या करता है, आपके डाटा के अंदर, आपके डाटा का जो भी कोई नॉइसी पैटर्न है ना, उसमें से उसको कम करता है, यानी आपके डाटा के अंदर से फ्लक्चुएशन जो हाँ बहुत ज़्यादा हो रही है उसे कम करता है, और कोशिश करता है जो आपके डाटा का एक्चुअल ट्रेंड है ना, उसको रिप्रेजेंट करे, यानी कि फ्लक्चुएशन कम करने का ये एक तरीका है। नॉर्मलाइजेशन में नहीं, वो तो एक और एस्पेक्ट है ना, इनपुट डाटा को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना, कि यानी कि वहाँ पे जो हमने इनपुट डाटा को नॉर्मलाइज किया था, उसका मकसद ये था कि जो वेट्स आपके हैं ना, यानी कि उसका इफेक्ट भी यहाँ पे ही हमने देखा था, उसको एक और एस्पेक्ट से हमने देखा था कि अगर आप के डाटा के अंदर दो फीचर बहुत ही डिफरेंट रेंजेस के हैं, तो आप बजाय कि उन दो डिफरेंट रेंजेस को ऐसे ही कंसिडर करें, जिस वजह से हमने देखा जी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, कन्वर्जेंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने कहा था जी नॉर्मलाइज कर लें। ठीक है, तो वो एस्पेक्ट था। यहाँ एस्पेक्ट कुछ और है। यहाँ एस्पेक्ट क्या है कि हमारा जो डाटा सेट बहुत ज़्यादा है, मिलियंस के अंदर है, अब हम जब उसके बैचेस बनाते हैं तो हाँ हमारी लर्निंग फास्ट हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या आती है, फिर फ्लक्चुएशन वाली प्रॉब्लम आती है। तो अब हम इस वाली फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। ठीक है, तो अब जरा बाय यूजिंग दिस मेथड, अब ये मेथड क्या है, इंतहाई आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखें जी, मेरे पास ना टेम्परेचर है, कुछ टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं, ये यूके का टेम्परेचर है,
समझ लें कोई मुख्तलिफ दिन होंगे ना, फ़ारेनहाइट, सॉरी नॉट सी, सेंटीग्रेड। ये पहले दिन का टेम्परेचर है, ये दूसरे दिन का टेम्परेचर है, ये तीसरे दिन का टेम्परेचर है, एंड सो ऑन। इस तरह से मैंने कोई 180 दिन का डाटा जो है, पूरे साल का, बल्कि पूरे साल का जो डाटा है ना वो कलेक्ट कर लिया। और यहाँ डाटा फ़ारेनहाइट, ये ज़्यादा सर्दियाँ हैं, ये ज़रा थोड़ी सी कम सर्दियों वाला डाटा है, ठीक है। एंड 56 फ़ारेनहाइट एंड सो ऑन। अब मैं इस डाटा को ना प्लॉट करूं अगर ठीक है, कि इसके इस साइड पे मेरे टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन आएगी और इस साइड पे मेरे डेज़ की इंफॉर्मेशन आएगी। फ़र्ज़ किया डे 1 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ डाटा क्या है जी, मैं ये कह देता हूँ ये 40 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। दूसरे दिन के अंदर मेरी ये पहला दिन का डाटा, ये दूसरे दिन का डाटा ऐसे करके आ गया, तीसरे दिन का डाटा जो है वो यहाँ करके आ गया, एंड सो ऑन। ये बात समझ आ रही है जी? ये डाटा मैं ड्रा करता जा रहा हूँ। इसी तरह से ये जैसे अभी आपको दिखाया 180वां डे है, तो डाटा की वैल्यू कुछ यहाँ करके आ गई, ठीक है, और उसके बाद डाटा यहाँ पे आ गया, एंड सो ऑन। इस तरह से डाटा अगेन, ये पूरे साल का अगर डाटा है तो फिर साल के एंड पे तकरीबन इसी रेंज का डाटा ऐसे करके होगा। तो इसके अंदर क्या देखा आपने, ऐसे ही कुछ पैटर्न आएगा, ऐसे ही कुछ पैटर्न आएगा, ठीक है। तो ये एक जिग जैग बिहेवियर है हमारे इस डाटा के अंदर। तो हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, इस डाटा का ट्रेंड, बेसिकल ट्रेंड। ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन को हम इग्नोर करना चाह रहे हैं। तो इस बेसिकली इसका ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड कुछ ऐसे करके, अगर मैं कहूँ जस्ट इसका जनरलाइज सा ट्रेंड बता देंगे तो वो तकरीबन इस तरह की लाइन है। तो हम इसको लर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अब हम उस मेथड को बात डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। तो वेटेड एवरेज उसका नाम है, एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज। तो उसके अंदर क्या करते क्या है ज़रा देखिएगा। उसके अंदर बेसिकली हम ये देखें, शुरू कैसे करते हैं हम, ये है V0, ठीक है, वेटेड एवरेज। V को हम शो करेंगे वेटेड एवरेज के साथ, इमरान साहब। तो जी डे 1 की वेटेड एवरेज, डे 1 की वेटेड एवरेज, एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज, वो कैसे फाइंड हम करेंगे, बाय यूजिंग अ फॉर्मुलेशन। मैं भी शो करने लगा। वो उसमें क्या करते हैं हम कि जो अब से पिछले दिन है ना उनको ज़्यादा अहमियत दे दें। कितनी अहमियत दे दें, 90.9%, ठीक है, 90%, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, V0, और प्लस जो करंट डे है ना उसको 1% अहमियत है, उसके टेम्परेचर को। ये जैसे मेरा ये θ1 था, ये θ1 था, ये θ2 है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये मुझे ये नहीं कहना चाहिए, ये डेज हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये थीटा की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मुख्तलिफ डेज की टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से जो मेरे दूसरे दिन का टेम्परेचर है वो कैसे मैं कंप्यूट करूंगा जी, बता सकते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। 0.9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस डे टेम्परेचर प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर नंबर, यानी ये करंट डे का टेम्परेचर, ये प्रीवियस डे का या वेटेड एवरेज ऑफ प्रीवियस डेज, एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज ऑफ प्रीवियस डेज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये करता जाऊं तो जनरलाइज सी फॉर्म क्या बन जाएगी, किसी भी डे का टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.9 इंटू V1 प्लस 0.9 इंटू, सॉरी इसे मैं टी कह दूँ, वी टी -1, और इसे मैं क्या कह दूँ, V थीटा,
और बल्कि इसे मैं और जनरलाइज कर देता हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ इन टर्म ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, दिस इज हाइपर पैरामीटर। तो इसको मैं कह सकता हूँ, जब इसे मैं कह दूँ, क्या कह दूँ, हाँ जी, मैं इसे लिख देता हूँ वी टी इज इक्वल टू, हाँ जी, बीटा वी टी माइनस वन प्लस वन माइनस बीटा इंटू थीटा टी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये जो टर्म है ना, ये एक चीज को हाईलाइट करेगी, ये इसका रोल क्या होगा, ये ना हमारे डाटा को स्मूथ करेगी, यानी एक्चुअल ट्रेंड का ना जो है ना, मतलब जो फ्लक्चुएशन है ना, उसे कम करेगी, क्योंकि हमने पिछले काफी सारे वेट को अहमियत दे के ना इसके अंदर लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है अभी जो करंट, ये जो करंट डे के अंदर फ्लक्चुएशन आई है ना, इसी तरह वो कम कर देगी। ठीक है, तो स्मूथनेस का जो फैक्टर है ना, इस टर्म का रोल क्या होगा, स्मूथनेस को ऐड करेगा। और ये टर्म, दिस टर्म इज बिलोंग टू नॉइजी बिहेवियर ऑफ अवर डाटा, क्योंकि करंट डेट है ना, तो करंट डे अगर डिफरेंट जो भी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब पिछले दिन अगर 45 टेम्परेचर था, आज फॉर एग्जांपल जो है वो 55 है, तो इसका मतलब एकदम से चेंज आई। ठीक है, तो वो यहाँ से हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मुलेशन समझ आई, इसमें कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है आपने प्लीज। अब दिस बीटा इज अ हाइपर पैरामीटर, ये इसकी वैल्यू, इसका मतलब है हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक रूल ऑफ थंब लिखने लगा हूं, जिसको अभी थोड़ी देर तक मैं डिटेल में बताऊंगा। हम किस कॉन्टेक्स्ट में, कि देखें ना, वेटेड एवरेज हम कंसिडर तो कर रहे हैं ये ना, लेकिन हमें कितने दिनों की कंप्यूट करनी चाहिए वेटेड एवरेज, मतलब कितने दिनों को अहमियत देनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज के अंदर हम किसी भी करंट डेट की जो है, किसी भी करंट डे का टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं उसके अंदर, हमने प्रीवियस डे के टेम्परेचर को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कितने दिनों को अहमियत देनी है, इस बात को बड़ी तवज्जो से देखिए। देखिए, मैं फर्ज किया यहाँ पे हूँ, इस वाले डे के टेम्परेचर को कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ अच्छा जी, इससे पहले जो 270 दिन है ना, उनको भी अहमियत दें, तो फिर क्या होगा, क्या इस डाटा का ट्रेंड आप लर्न कर पाएंगे? 170 से 70 दिनों को अहमियत दें, जबकि अब सर्दियां आ गई हैं, या गर्म, पहले सर्दियों का डाटा था, अब गर्मियों का डाटा है, वो तो मैटर नहीं करते। इसका मतलब है बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से आप जो एक्चुअल डे का टेम्परेचर है ना, उससे आप बहुत डिफरेंट, आपका जो ट्रेंड है ना, बहुत डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि बजाय कि आप इस तरह रहें, आप हो सकता है इस तरह मूव कर दें। अगर मैं बहुत ज्यादा दिनों को अहमियत देता हूं, यानी कि अभी सर्दियां हैं, पहले अगर मैं कहता हूं गर्मियों का भी दिन टेम्परेचर भी इंक्लूड कर लें, तो अभी जो वेटेड एवरेज आप कंप्यूट करेंगे तो वो तो खराब हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस डे को आपने ज्यादा अहमियत दी हुई है। ठीक है ना, सर्दियों में टेम्परेचर हमें पता है कम होता है और गर्मियों में ज्यादा होता है, तो ये वैल्यू ओवरऑल ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, या अभी सर्दियां हैं, आपने गर्मियों के टेम्परेचर को अहमियत दे दी है, या उल्टा किसी तरह से भी, तो वो डाटा, आपका जो डाटा का ट्रेंड है वो खराब होने के चांसेस है। ठीक है, तो एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरा, मैं इस बात को अभी साबित करता हूं, अभी मैं बताता हूं एक चीज। मैं एक्सट्रीम अगर समझ चाह रहा हूं, एक तो है बहुत ज्यादा डेज को अहमियत दे दें वेटेड एवरेज कंप्यूट करते हुए, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बहुत थोड़ी अहमियत देता हूं, मैं कहता हूं अच्छा ऐसे है, चलो पिछले एक दिन को अहमियत दे दो या 2 दिन को अहमियत दे दो जी, यानी अभी आप कंप्यूट करना चाह रहे हैं किसी डे के लिए एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज, तो 2 दिनों को अहमियत दे रहे, यानी 2 दिनों से मुराद यहाँ पे थोड़े दिनों को अहमियत दे। वो कैसा है, क्या उससे फ्लक्चुएशन कम होगी, ज्यादा कम होगी,
बहुत ज़्यादा कम होगी या बहुत मामूली सी कम होगी? जी शाबाश, बता सकते हैं? अभी मैंने कहा कि 50, एक मैंने एक्सट्रीम बताई है जिसके अंदर मैं कहता हूँ 50 दिनों को अहमियत दें, और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये जो कर्व है वो स्मूथ तो हो रही है, लेकिन जो डाटा का ट्रेंड है वो लॉस हो गया आपका। अब मैं दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाना चाह रहा हूँ, बहुत थोड़े दिनों को अहमियत दें। ऐसे करें अपने से 1 दिन पीछे या 2 दिन पीछे चले जाएं, या टोटल 2 दिनों की के टेम्परेचर को अहमियत दें, तो फिर ये जो फ्लक्चुएशन है ये कैसी होगी? वो तो ये होगी नहीं इतनी ज़्यादा। इतनी ज़्यादा स्टिल स्मूथ नहीं होगी। अगेन ये फ्लक्चुएट ही करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों को अहमियत आप नहीं दें। इसका मतलब है देयर इज़ नीड कि वो हम जो है ना किसी इंटरमीडिएट लेवल पे रहें, कि हम उतने ही दिनों को अहमियत दें जितने मैटर करते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी डिटेल मैं अभी ऑनवर्ड डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब ये है एक्सपोनेंशियल, ये मैं चलें टर्म लिख लेता हूँ, वैसे तो लिखना नहीं चाह रहा था लेकिन अब लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज विद VT में साथ कह देता हूँ। ठीक है, ये टर्म समझ आ रही ना? ये एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज है T डे की, ये एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज है T-1 डे की, ये टेम्परेचर है करंट डे का। ठीक है, इस बात का फर्क रहे आपको। VT विद हाइपर पैरामीटर, जिसका नाम हमने क्या ले लिया? बीटा, is similar to averaging over 1 minus beta days temperature वैल्यूज। ठीक है, ये आपको लगे कि बड़ी कोई मुश्किल बात है, इंतहाई आसान बात है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? क्या कह रहा है? एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज फाइंड करने का ये फार्मूला अभी इस्तेमाल नहीं करते, हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए जी, ये मैं इस बात को एक्सप्लेन करने लगा। मैंने ना बीटा की वैल्यू रखी है 0 पॉइंट क्या रखी थी हमने? 9। हाँ जी, ये नंबर ऑफ डेज हमें बताता ना, ये नंबर ऑफ डेज की इंफॉर्मेशन दे रहा ना हमने। इज द टेम्परेचर इज इक्वल टू एवरेजिंग ओवर इतने नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज हम कैसे कंप्यूट करेंगे ये अभी मैं बताने लगा हूँ आपको। देखिए जी, बीटा की वैल्यू है 0.5। नंबर ऑफ डेज जिनको अहमियत देनी चाहिए हमें वो कितने बनेंगे जरा देखिएगा जी, क्या वैल्यू बनेगी उसकी? 1 ओवर, बड़ी तवज्जो से, 1 ओवर 1 माइनस 0.9, ये क्या वैल्यू बन गई? 1 ओवर जी 0.1, ये क्या आ गया? 10 डेज। यानी क्या मतलब, इससे क्या साबित हुई कि एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज, अगर आप बीटा की वैल्यू 9 यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब है आप इस जगह से इस वाले करंट डेज के 10 डेज को अहमियत दे रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, इसको मैं रिलेट करूंगा इस फॉर्मुलेशन के साथ भी, डोंट वरी। अभी जस्ट मैं ये जस्ट एक रूल ऑफ थंब आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर बीटा की वैल्यू, देखिए दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, मैं कहता हूं ये रखें 0.5। अब नंबर ऑफ डेज की वैल्यू क्या आएगी जी? 1 माइनस 0.5, क्या आंसर आ गया? 2 ओवर 0.5 क्या बना? सॉरी 1 ओवर जी, क्या बन गया आंसर? दिस इज 2। इसका मतलब बीटा की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं, इसका मतलब है आपने 2 दिन की जो कंट्रीब्यूशन है उन्हें कंसिडर किया इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज।
अब मैं दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाने लगा हूँ, बीटा इज इक्वल टू 0.98। अब नंबर ऑफ डेज क्या होंगे जिनको हमने वेटेड एवरेज के अंदर हम ये देनी है, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस 0.98 विच इज इक्वल टू 0.02 विच इज इक्वल टू 50। अब अगर इस प्लॉट को अगर आप ड्रॉ करें ना इस वाली फॉर्मुलेशन के साथ इसके अंदर पुट करके, तो जो बात अभी मैं कह रहा था कि अगर आपकी बीटा की, देखें जरा, बीटा की वैल्यू बहुत बड़ी हो 0.98, तो ऐसा स्मूथनेस तो आ रही है, लेकिन आप अपने डाटा के जो एक्चुअल ट्रेंड है उससे भी डाइवर्ज कर लेंगे। दूसरा केस, अगर आप बीटा की वैल्यू रखते हैं 0.9, इसके अंदर आपने दोनों चीजें कैप्चर कर ली, क्या, स्मूथनेस भी और डाटा का ट्रेंड भी। लेकिन अगर आपने बीटा की वैल्यू रखी है, तीसरा केस, हाँ जी 0.5, तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो आपका डाटा है वो भी फ्लक्चुएटेड ही रहेगा। ठीक है, ये तीनों केस क्या हैं, ये मैं अभी आपको यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। और ये देखें, हाँ जी, ये नजर आ रही वाली वैल्यू आपको, ठीक है। ये देखें, जो ऑरेंज है ये शो कर रहा है आपका, जो ऑरेंज पार्ट है, ऑरेंज कर्व है, ये शो कर रही है। ये बता सकते हैं किस वाले पार्ट को शो कर, बीटा की वैल्यू क्या होगी जी। अगर इस फार्मूले के अंदर बीटा की वैल्यू में, इस फार्मूले के अंदर अगर मैं बीटा की वैल्यू रखता हूं 0.5, तो वो कैसा बिहेवियर शो होगा, जो येलो है। और अगर मैं बीटा के अंदर वैल्यू यूज करता हूं जी 0.9, तो वो बिहेवियर बता सकते हैं कौन सा है, वो है रेड वाला, वो है रेड वाला। और अगर मैं यूज करता हूं बीटा की वैल्यू 0.98, तो वो ट्रेंड बता सकते हैं कैसा, वो ग्रीन वाला, कि एक्चुअल ट्रेंड से भी आप आगे चलेंगे। अब ये रूल ऑफ थंब कैसे आया और इसको क्या इसकी फॉर्मुलेशन है, इंशाल्लाह इसकी जस्टिफिकेशन मैं अगली क्लास के अंदर दूंगा। तो यही लेक्चर वाइंड अप करते हैं, लेकिन अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हमने इसको भी ख़त्म करना है और बैच नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक भी हमने ख़त्म करना है। तो प्लीज़ ज़रा थोड़ी हिम्मत करके, क्या टाइम पे इंशाल्लाह मैं आऊँगा और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आपका लूँगा। और अगर और मेरा दिल है कि मैं एक क्लास एक्स्ट्रा इस हफ्ते ले लूँ, ताकि हमें आसानी रहे अपने कोर्स वर्क जो है ना कंप्लीट करने के वाले से। ठीक है, तो हम थर्सडे को ही बात कर लेंगे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।